नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। घर का अच्छा खासा कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। सुबह की ट्रेन से बेटी और दामाद आने वाले और घर देखो कैसे बिखरा हुआ है। दयावती जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, घर में मेहमान आ रहे हैं और इस काम वाली को भी आज ही छुट्टी करनी थी। 10 बजने को है। महारानी का कुछ अता पता नहीं। झाड़ू बुहारी तो दूर की बात, रात के बर्तन भी पड़े। 2 बार चाय बन चुकी। नाश्ता कब निपटेगा कुछ पता नहीं। दयावती जी का बेटा रमेश 1 कप चाय पीकर दफ्तर चला गया था। उसकी पत्नी जया अपनी 3 महीने की बेटी को गोद में लिए बैठी थी। रात भर बच्ची रोती रही। उसने बहुत तंग किया। अभी भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। जहां गोद से अलग किया वहीं रोना शुरू कर देती है। और कमलनाथ जी जब से रिटायर हुए हैं उनका बर्ताव ऐसा हो गया है कि जैसे कहीं के लाट साहब हो। सब काम समय पर और एकदम ठीक होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सिंक में भरे हुए बर्तनों को देखकर दयावती जी बना रही थी कि तभी उनकी बेटी रश्मि ने पीछे से आकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी और वह मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो माँ। दामाद जी ने चरण स्पर्श किए। दयावती जी ने खुश होते हुए बेटी को सीने से लगा लिया। चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। रश्मि बोली, क्या हुआ माँ, आप गुस्से में क्यों बड़बड़ा रही थी। दयावती जी ने काम का दुखड़ा बेटी के सामने रो दिया तो रश्मि बोली, यह भी कोई बात हुई। आप अपने दामाद जी का हाल चाल पूछो, मैं थोड़ी देर में सब ठीक कर देती हूँ। माँ बोली, पगली कहीं की, 2 दिन के लिए आई, क्या तुझसे घर का काम करवाऊंगी। रश्मि ने कहा, क्यों माँ, क्या अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही। पहले डांट डांट कर मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, अब क्या मैं पराई हो गई। मेरा इस घर पर जरा भी अधिकार नहीं रहा। दयावती जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तब की बात और थी, तब तेरा ब्याह नहीं हुआ, परंतु अब की बात और है। तू अपनी ससुराल में सब कुछ करती है, यहाँ तू आराम से बैठ, 2 घड़ी मुझसे दुख सुख की बातें कर। रश्मि जिद करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप यहाँ से जाइए, या तो आप छुटकी को लेकर बैठ जाइए और भाभी को यहाँ भेज दीजिए मेरी मदद करवाने को। दयावती जी फिर से चिढ़ते हुए बोली, अरे बहू को क्या भेजूँ, उसे तो अपनी बेटी से फुर्सत ही नहीं। जरा सी बच्ची है, पूरा घर सिर पर उठा कर रखती है और है भी ऐसी कि दूसरों के पास जाते ही रोने लग जाती है। रोता बच्चा किसे अच्छा लगता है। रश्मि को माँ की बात में कुछ गहराई का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ सी लगी, पर उसने कुरेदना ठीक नहीं समझा। वह भी किसी के घर की बहू है और उसे भी अपनी सास से निपटना पड़ता है। तालमेल बिठाने के लिए किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ता है। बिना समझौते के काम नहीं चलता। माँ से बातें करते करते ही रश्मि ने चाय बना दी और माँ के हाथों में चाय का प्याला देते हुए उसने कहा, तुम जाओ माँ, अपने दामाद को यह चाय दे आओ और 2 घड़ी उनसे बैठकर बतिया लेना। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी सास यानी मेरी माँ कितनी अच्छी है। रश्मि ने जबरदस्ती माँ को रसोई से बाहर निकाल दिया और फिर साड़ी का पल्लू कमर में कसकर जुट गई काम पर। फुर्ती से काम करने की आदत उसे हमेशा से थी। देखते ही देखते उसने रसोई साफ कर दी। फिर वह अपनी भाभी से जाकर मिली, छोटी बच्ची को गोद में ले लिया और हंसते हुए बोली, यह तो बहुत प्यारी है, मन करता है गोद में लेकर इसका चेहरा ही निहारती रहूं। भाभी को लगा नन जैसे ताना दे रही। उसने तीखा उत्तर देना चाहा परंतु हंसी में टाल गई। रश्मि ने हंसते हुए कहा, भाभी इसे तो मैं ले जाऊंगी, मेरी भतीजी बहुत प्यारी। जया बोली, हाँ हाँ ले जाना, रोते रोते जब दिन रात जागाएगी तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रश्मि ने थोड़ी देर ही बच्ची को गोद में लिया था कि वह फिर से रोने लगी। रश्मि बोली, लो भाभी संभालो गुड़िया को, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। भाभी ने जबरन हंसते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों बनाओगी नाश्ता, क्या दामाद जी को किसी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। रश्मि बोली, नहीं भाभी, वे तो कह रहे थे कि अब की बार भाभी के हाथ के पालक प्याज के पकोड़े जरूर खाऊंगा। भाभी ने तुरंत ही गुड़िया को रश्मि की गोद में दे दिया और बोली, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तुम जरा इसे लेकर बैठो, मैं झटपट नाश्ता बना दूँगी। जया ने पकोड़े बनाए और टोस्ट सेक दिए। अभी नाश्ता आधा ही बना था कि गुड़िया फिर से रोने लगी। रश्मि ने टटोल कर देखा तो उसने कपड़े गीले किए हुए थे, तुरंत ही चेंज कर दिए। पिताजी गर्मा गर्म जलेबियाँ ले आए थे।
कपड़े बदले जाने के बाद भी गुड़िया लगातार रो रही थी। रश्मि ने भाभी को ज़बरदस्ती रसोई से बाहर कर दिया क्योंकि बच्चे की देखभाल जरूरी थी। रश्मि भी कुछ दिनों बाद माँ बनने वाली, उसके साथ भी यही सब कहानी दोहराई जाएगी। उसकी सास भी तो कम नहीं, वह तो सैलानी, घर में टिकती ही नहीं। उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है, दिन भर घर से बाहर रहती है। मन ही मन सोचा देखा जाएगा, सब कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा। रश्मि ने बड़ी फुर्ती से सारा काम निपटा दिया। नाश्ता करने के बाद रश्मि का पति राजीव किसी काम से बाहर चला गया। रश्मि ने तुरंत ही झाड़ू उठा ली, सोचा कि पति के वापस आने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा कर देगी। वह नहीं चाहती थी कि पति के ऊपर उसके मायके का बुरा प्रभाव पड़े। मायके का मान अपमान उसका अपना मान अपमान है, पति को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही रश्मि ने झाड़ू उठाई, वहाँ पर उसकी भाभी आ गई। दोनों में खींचातानी होने लगी। ननद रानी, यह क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? 2 दिन के लिए ननद आई और झाड़ू बुहारी चौका बर्तन सब करवा लिया। चलो हटो, आप जाकर माँ जी से बातें करो। रश्मि बोली, नहीं हटती, मेरा मायका है, मेरा घर, मैं कुछ भी करूँ, आप जाकर गुड़िया को संभालिए। भाभी बोली, आप तो 2 दिन बाद चली जाओगी, पर मुझे तो यहाँ जीवन गुजारना है। आपके चले जाने के बाद माँ जी मुझे बहुत सुनाएगी। भाभी ने ऐसा कहा तो रश्मि को लगा कि यहाँ भी कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है। अभी वह सोच ही रही थी कि बच्ची ने फिर से रोना शुरू कर दिया और झगड़ा वहीं पर समाप्त हो गया। भाभी मैदान से हट गई। माँ ने आकर रसोई संभाली, दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। साथ ही साथ बड़बड़ा रही थी, बहू को तो छुटकी को नहलाने धुलाने कपड़े साफ करने से ही फुर्सत नहीं, उसमें ही घंटों लग जाते हैं। बच्चे तो हमने भी पाले थे और संयुक्त परिवार का काम भी किया था, पर आजकल की बहुओं से अपने बच्चे भी नहीं पाले जाते। क्या सुख मिला है मुझे, बरसों से इसी चूल्हे चौके में कट रही। सोचा था बहू आएगी तो मुझे छुट्टी मिलेगी, आराम करूंगी, परंतु यहाँ तो चैन लेना भी की भी फुर्सत नहीं। दयावती जी सब्जी काट रही थी, परंतु मन में बार बार कसक उठ रही थी। बेटी को देखो, 2 दिन के लिए मायके आई, घर के काम में लगी हुई, आखिर लड़की है ना, माँ को समझती, बहू तो बहू होती, वह कभी बेटी नहीं बन सकती। दोपहर का खाना निपट चुका था, अब संध्या होने वाली थी। रश्मि अपने पति राजीव के साथ जनपद से बहुत सारी शॉपिंग करके देर शाम लौटी। वे दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके लाए थे। राजीव ने पैराशूट नायलॉन की एक जैकेट अपने लिए और रश्मि के लिए खरीदी थी। उसने रश्मि के लिए जीन्स भी खरीदी थी। रश्मि दोनों चीज़ें पहनकर दिखा रही थी। दयावती जी का चेहरा खिल उठा, दिल गर्व से भर गया। दामाद बेटी को कितना चाहता, यह देखकर वह फूली नहीं समा रही थी और कहने लगी, मेरी बेटी आज भी बहुत सुंदर और चुस्त दुरुस्त दिखती। भाभी रश्मि को देखकर हंस रही थी, पर दिल में खसकती। शादी के बाद सास ने उसकी सारी जींस टॉप बक्से में बंद करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें पहनकर वह बहू जैसी नहीं लगती। अगले दिन बेटी और दामाद चले गए। घर सूना सूना लगने लगा, चहल पहल मानो समाप्त हो गई। इस सूनेपन को तोड़ने वाली केवल एक आवाज़ थी और वह थी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़। दयावती जी को बेटी की चिंता सता रही थी। रश्मि का 9वां महीना चल रहा था। दयावती जी भगवान से रोज़ प्रार्थना करती, बच्चा ठीक से हो जाए, तुरंत ही बेटी को अपने पास बुला लूँगी, फिर 3 महीने से पहले नहीं भेजूँगी। भाभी सोचने लगी, बेटी की इतनी चिंता, मुझे तो महीने बाद ही काम पर लगा दिया था और बेटी को 3 महीने तक चारपाई पर बिठा कर रखोगी। यही तो फ़र्क है बेटी और बहू में। कुछ दिनों बाद दयावती जी की बहन की लड़की किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में आई। वह अपनी मौसी से मिलने चली आई। दयावती जी उसे देखकर चकित रह गई। हालचाल पूछने के बाद वह बोली, मौसी भाभी कहाँ है और आपकी प्यारी सी पोती? सुना है बहुत सुंदर है, मैं तो अपनी भांजी को देखने आई हूँ। दयावती जी बोली, अरे बैठ तो सही, सब देख लेना, मैंने कढ़ी चावल बनाए, खा कर जाना। वह बोली, ओह मौसी बस करो, तुम्हारे कढ़ी और चावल, हमेशा चूल्हा चौका ही करती रहती हो, अब तो भाभी आ गई है, अब तो आराम से बैठो। दयावती जी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या आराम करना बिटिया, काम तो जीवन में अंतिम सांस तक करना ही है। वह बोली, मौसी जी बात तो सही, आपको रश्मि दीदी की बहुत याद आती होगी। सच में वह कितनी फुर्ती से सारा काम करती थी, आपको अपनी बेटी की जरूर याद आती होगी। दयावती जी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बिटिया, अब फ़र्क तो होता ही है बहू और बेटी में। जया सब सुन रही थी, उसके दिल पर चोट सी लगी। क्यों फ़र्क होता है बहू और बेटी में? जया का दिल कह रहा था कि सास से साफ साफ शब्दों में कह दे, बेटी की रट ना लगाए, पर
ऐसा कहने से उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जया को एक तरकीब सूझी, परिणाम कुछ भी हो सकता था। उसने खतरा उठा लिया। अगले सप्ताह होली का त्यौहार था। जींस और टॉप पहनकर हाथों में गुलाल लेकर वह सास के गले में झूल गई। गालों पर गुलाल लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी तो दयावती जी चौंक गई। बहू उनकी बेटी रश्मि की तरह उनके गले में झूल गई थी। हो हल्ला शुरू कर दिया। शोर सुनकर कमलनाथ जी बाहर निकले तो सास बहू की जुगलबंदी देखकर हंसने लगे। इससे पहले कुछ और हंगामा खड़ा होता, जया ने किचन में जाकर बड़ी फुर्ती से सारा काम निपटा दिया। कचौड़ी, दही बड़े, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। बर्तन भी तुरंत ही साफ करके रख दिए। दयावती जी मजबूरी में पोती को लेकर बैठी हुई थी। आज तो वह रो भी नहीं रही थी, बिल्कुल चुप थी। लगता था वह भी इस षड्यंत्र में शामिल है। कमलनाथ जी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा एक दही बड़ा और देना, बहुत अच्छे बने हैं। रसोई से आवाज़ आई, यहाँ कोई बहू वहू नहीं है बाबूजी। कमलनाथ जी हंसकर बोले, अच्छा जया बेटी, एक दही बड़ा और देना, बहुत अच्छे बने। और सब हंसने लगे। दादी की गोद में छुटकी को रो नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।